हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 66 प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट अब जल्दी ही आने वाला है। लेकिन जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअली ये वीडियो उन सीरियस स्टूडेंट के लिए है जो मेंस की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि कब मेंस होगा और मतलब क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज के डेट से आपको मान के चलना है कि आपके पास मात्र 50 डेज है। 15 अप्रैल को आप मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाएंगे। 16 तारीख को एग्जामिनेशन आपके लास्ट अप्रैल या स्टार्टिंग के मई में होगी, बहुत लेट नहीं होने जा रहा। तो जो 2-4-10 दिन टाइम और मिल जाएगा उसका फायदा उठा लीजिएगा। क्या दिक्कत है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फायदा उठा लेंगे। लेकिन एक बात और गांठ बांध के रख लीजिए, इस 50 दिन को आपने अच्छे से कर लिया तो जो ये वीडियो सुन रहे हैं आप भी वो हो सकते हैं जो मेंस क्वालिफाई कर ले। ऐसे कोई मतलब इस 50 दिन में नहीं किया जा सकता, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शनल को कैसे टेकल करे वो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। शॉर्टकट तरीका, लॉन्ग कट की तो अभी बात ही नहीं करनी। 66 मेंस के लिए लॉन्ग में तो लंबे रास्ते की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। रिस्की है या जो भी है, आपको शॉर्ट रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। और जीएस के लिए भी स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया। तब भी ये जो 50 दिन के अंदर कैसे हम लोग क्रैक करें, देखो 50 दिन के अंदर भी यहां भी कैटेगरी वही है, एक जॉब करने के साथ एक जॉब कर बिना जॉब किए हुए स्टूडेंट जो मान के चलते हैं कि उनके पास 24/7 है। अब सवाल उठता है कि इस 50 दिन के अंदर स्ट्रैटेजी क्या हो। आपके पास 3 पेपर है, बेसिकली 4 पेपर है, बट आपका जो ऑप्शनल पेपर है वो 2 को 1 में डाल दिया गया है। तो 2 को 1 में डालने से स्टूडेंट के हिसाब से कहीं ना कहीं फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। और जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 की बात कर ले तो पेपर 1, पेपर 2 प्लस ऑप्शनल पेपर, तीनों की स्ट्रेटजी आपको अब एक साथ लेके चलनी पड़ेगी। इसके अंदर भी आपको कुछ एक ऐसा पोर्शन होगा जो कुछ तो जानते होंगे, साइंस के होंगे तो साइंस एंड टेक तो जानते होंगे, कुछ तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आखिर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, कुछ तो जान रहे होंगे। बिल्कुल हवा में तो चीजें चल नहीं रही होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने इसके पहले कोई भी आंसर नहीं लिखा होगा, आपने मेंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ी होगी, लेकिन पढ़ाई तो की है तभी मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले बिलीव लेके आइए कि आपने जो पढ़ा है उसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। सबसे बड़ी बात होती है बिलीव की। बिलीव नहीं होगा तो 3 घंटे की मेहनत, 10 मिनट जो मेहनत करोगे वो 3 घंटे तक करोगे तब भी नहीं होगा, या 10 दिन की मेहनत 3 महीने तक करेंगे तब भी नहीं होगा। और बिलीव रहेगा 3 महीने का काम आप 10 दिन में कर लेंगे। तो बिलीव सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और कहते भी है ना, ये किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। तो अगर निकालना है मेंस, ठान लिया है कि मेंस क्वालिफाई करना है, तो इस 50 डेज में ये सबसे पहले मान लीजिए कि आपको बहुत कुछ आता है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको एक डायरेक्शन देना है, उसके अंदर थोड़े कंटेंट बढ़ाने हैं, उसको ढंग से प्रेजेंट कर पाए, हमको इतना ही करना है। जीएस पेपर 1 हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आता है और साथ में बिहार का हिस्ट्री। इसके अलावा बिहार का कल्चर के अंदर सारे कल्चर नहीं कि पड़क्कल का मंदिर कैसे बना और नागर शैली और द्रविड़ शैली क्या होती है, ये नहीं पूछा जाएगा। बिहार का जो आर्ट एंड कल्चर है ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल होंगे और वो भी सवाल बिल्कुल बेसिक टाइप के सवाल होते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नोट्स बना लीजिए। और अभी आप कहोगे कि क्या नोट्स बनाना है, ये भी सवाल आता है। नोट्स नहीं बनाना है, आप नोट्स नहीं बना सकते। हाँ, आप नोट्स बना सकते हैं सिलेक्टेड पॉइंट पे, लेकिन उसको सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले, और उस पे भी लंबे नोट नहीं बनाना है, उस पे भी पॉइंट लिखिए। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या कारण है, मॉनसून भारत में आती है तो मॉनसून की उत्पत्ति के क्या कारण है, उसके फीचर्स क्या है, तो वो छोटे छोटे 2-2 वर्ड में, 3-3 वर्ड में एक एक पॉइंट बनाइए, ताकि वो दिमाग के अंदर रहेगा, एग्जामिनेशन में सीधा जाके लिख दोगे। तो ये काम आपको जीएस में करना है। पेपर 1 हिस्ट्री। फिर अब करंट अफेयर्स की बात। करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन्स मार्केट में आनी शुरू हो गई है। अभी जल्दी मैं भी अपना एक नोट आपको दे दूंगा। तो करंट अफेयर्स की मैगजीन आनी शुरू हो गई। इस करंट अफेयर्स से आप क्या कर सकते हैं, इस करंट अफेयर्स से आप बहुत इजीली कुछ पॉइंट्स, 20, 25, 30 पॉइंट जो मैं भी अभी 2-3 दिन में दे दूंगा आपको, वहां से आप निकाल लीजिए। वो पॉइंट्स निकाल के उसको डील कर लीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, रसिया के साथ, पाकिस्तान के साथ जो भी चीजें हो रही है और नॉर्थ ईस्ट के साथ जो हो रही है,
तो उसको आप एक बार रख लीजिए, करंट अफेयर्स कर लीजिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स, उसके बाद स्टैट, डीआई की जहां तक बात है, आप बहुत एक्सपर्ट है कि आप एक्सपर्ट नहीं है, डेली डीआई पे प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 सवाल, क्योंकि डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन गया तो एग्जामिनेशन गया। कुछ लोग अगर सोच रहे होंगे कि बिना स्टैट के हम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ये मुश्किल काम है। तो बेहतर है कि सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। तो बेहतर है कि डीआई पे आप जहां भी क्लास ज्वाइन करना है कर लीजिए, टेस्ट करना है कर लीजिए, लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन पे आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, डेली 1 से 2 सवाल सॉल्व करना है, डेली का काम मत लीजिए। करंट अफेयर्स में बहुत डर लग रहा है, एक टॉपिक से 2 टॉपिक आपका मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, कवर हो जाएगा, कर लीजिए, 10-15 दिन कर लो, वैसे ही टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अब पेपर 2 में क्या आता है, पेपर 2 में पॉलिटी है, पेपर 2 के अंदर इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी है, पेपर 2 के अंदर साइंस एंड टेक है। तो पॉलिटी का जो सेक्शन है उसके अंदर भी जो अभी करंट रिलेवेंट टॉपिक है, जैसे अभी हड़ताल नहीं, मतलब जैसे अभी किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या ये कहीं अभिव्यक्ति की आजादी है? उसके अलावा आर्टिकल 254 का सेक्शन 2 अभी एग्रीकल्चर लॉ पास किया गया है, कई स्टेट ने उसका विरोध कर दिया और उसके विरोध में एग्रीकल्चर लॉ पास कर दिया है। तो इस तरह का एक सिचुएशन बन रहा है जहां से पॉलिटी के अंदर से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी करंट से एक बार रिलेवेंट कीजिए पॉलिटी को, और उस पॉइंट्स को देखिए और उस पर थोड़े से नोट्स बना लीजिए, और कुछ बेसिक जो चैप्टर्स है उस पर नोट्स बना लीजिए, वो भी पॉइंट फॉर्म में बिल्कुल। अब पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, या ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ज्योग्राफी के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के अंदर जो सवाल होता है वो हार्डली एक सवाल फिजिकल ज्योग्राफी से होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। एक सवाल से ज्यादा फिजिकल ज्योग्राफी से नहीं होगा, क्योंकि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मर्ज कर दिया गया है। या तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से सवाल होगा या प्योर ज्योग्राफी से सवाल होगा, ठीक है। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी या प्योर ज्योग्राफी से सवाल होगा, जहां पे एग्रीकल्चर आपको देखना है, जीडीपी को एक बार देख लीजिए, ट्रेड जो हो रहा है उसको देख लीजिए। तो जो मोटे मोटे टॉपिक्स है उस पे छोटे छोटे पॉइंट्स बना, और ज्योग्राफी को भी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के थ्रू देखिए। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो फिजिकल ज्योग्राफी को छोड़ भी देंगे तो आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बनाने की स्थिति में होंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के पार्ट को आप छोड़ भी सकते हैं, स्ट्रैटेजी मायने रखता है क्योंकि टाइम कम है, तो आप इकोनॉमिक्स पे फोकस कर दीजिए, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पे फोकस कर दीजिए, मत पढ़िए प्लेट टेक्टोनिक्स और मानसून आता है कि जाता है, जाने दीजिए, आ रहा है तो आ रहा है, तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, समझ में आ रहा है। इसके बाद साइंस एंड टेक की बारी आती है। साइंस एंड टेक में आपको क्या करना है, कई सारे सोशल इशू हैं, जैसे बच्चों का अभी बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही है, महिलाओं से रिलेटेड इशू है, इसके अलावा हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, इसके अलावा टाउन पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत सारा इशू है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, रीन्यूएबल एनर्जी की बात है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन सारी प्रॉब्लम में साइंस एंड टेक का क्या रोल होगा, समझ में आ रहा है, साइंस एंड टेक का क्या रोल होगा, इस तरह से कुछ चीजें नोट कर लीजिए। बहुत कम टाइम लगेगा, नोट कर लोगे, एक बार कर लोगे ना, एक बार नोट कर लेंगे तो ये पॉइंट्स काम आने हैं, आगे भी कहीं पे भी काम आ जाएगा। नैनो तकनीक ले लो, ठीक है, बायो तकनीक पे नोट्स तैयार कर लीजिए, स्टेम सेल थेरेपी को एक बार कर लीजिए। तो ये सब जैसे ही करोगे ना, ये आपको साइंस एंड टेक में हर जगह यूज हो जाएगा, बड़ा ही कॉमन सा पॉइंट है, हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जीएस पेपर को कर लीजिए, ऑप्शनल जिसका जैसे हो, क्योंकि ऑप्शनल पेपर के अंदर पता है, ऑप्शनल पेपर है ना, डेप्थ मांगता है आपका, और डेप्थ परेशान हमेशा करता है। तो ऑप्शनल पेपर पे आपको क्या करना है, ऑप्शनल पेपर के लिए ध्यान से समझिए, ऑप्शनल पेपर के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लीजिए, जो नए हैं, पुराने हैं उनके पास नोट्स होगा, उनके अपने तरीके होंगे, उसको थोड़ा इंप्रूव करके आगे बढ़ जाइए। जो नए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को लीजिए, बड़ा इफेक्टिव फॉर्मूला है, प्रीवियस ईयर के पेपर को ले लो, वहां पे क्वेश्चंस को एक कैटेगरीज वाइज अलग अलग कर दीजिए। कहीं से जुगाड़ हो जाता है, इकोनॉमिक्स और अलग अलग सब्जेक्ट को तो दिक्कत है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का तो हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी का गेस्ट पेपर मंगवा लो। पटना यूनिवर्सिटी के गेस्ट पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सीधे पॉइंट फॉर्म में होते हैं, उसको आप तैयार कर लीजिए। लेकिन उसको तैयार कर लीजिए एक एक करके, पॉइंट्स लिख लिख के पढ़ के, और इसका मतलब ये नहीं कि उसी गेस्ट पेपर पे रहना है आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट के कम से कम 2 स्टडी मटेरियल मंगवा लो। 2 मंगवाने से क्या होगा, आप आराम से दोनों में किसी एक में थोड़ी कमी होगी, दूसरे में वहां पे होगा, तो उसको पूरा करके आप एक अच्छा बेहतर नोट्स ऑप्शनल के लिए रेडी कर सकते हैं। तो ये तो सारा चीज मैंने बता दिया,
लेकिन ये सारा चीज भी गड़बड़ कब हो सकता है, जब आप इनको पढ़ने के बाद प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, यानी आंसर पे नहीं लिख पाएंगे। आंसर लिखना, बार बार कहता हूं, एक आर्ट है, एक कला है। एक छोटे से टेल के कारण आपका पूरा आंसर बदल सकता है। एक में लिख दिया कि आप वर्णन करें और दूसरे में लिख दिया मूल्यांकन करें, आपके आंसर का फॉर्मेट बदल जाएगा, फॉर्मेटिंग बदल जाएगा। ये फॉर्मेटिंग आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए घर में क्या करें वो मैं बता देता हूं, बाकी जो करना है इतना तो समझदार आप हो कि कहां क्या करना है। घर में आप आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव करें, तो घर के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आंसर लिखो ना, पीछे एक छोटा सा रफ बना लो, रफ फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आंसर के अंदर फ्लोट चार्ट जहां भी संभव हो जरूर डालिए, छोटा डालिए, बहुत पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर के अंदर आपको ये सारा काम करना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, बात यह है कि जब भी लिखें तो करीब आने वाले 50-60 आंसर तक आप रफ जरूर कर लें, क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी पेपर दिया जाता है। रफ नहीं करोगे तो कोई आंसर बहुत लंबा, कोई आंसर बहुत छोटा, पॉइंट छूटने लगेगा, समझ में आने में दिक्कत होगी। जैसे ही ये करने लगेंगे धीरे धीरे आपका आंसर इंप्रूव कर जाएगा। उसके बाद आप चेक करवाइए या कहीं पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको काम आ जाएगा। तो ये सारे वो तरीके हैं जिसके कारण आप बहुत आसानी से एग्जाम को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और इस बीच में एग्जाम निकाल भी लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं निकालेंगे, आप आराम से निकाल लेंगे, आई थिंक। और एकदम बिलीव कीजिए और रिलैक्स रहिए। रिलैक्स रहेंगे परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, नहीं रहेंगे परफॉर्मेंस गिर जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं और जम के तैयारी करो, लगे कि कुछ किया है।